नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के स्नातकोत्तर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। चेन्नई में 31,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 20 लाख टन शुल्क मुक्त खाद्य तेल के आयात को मंजूरी दी। सरकार ने मूल्यों में कमी के लिए चीनी का निर्यात 1 करोड़ मीट्रिक टन तक सीमित किया। 1 जून से निर्यात के लिए विशेष अनुमति जरूरी। दिल्ली की अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत उम्र कैद की सजा सुनाई। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने सभी मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों को ऊर्जा संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित करने को कहा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने श्रोताओं के बीच खबरों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के लिए आकाशवाणी समाचार नेटवर्क की प्रशंसा की। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई। उत्तराखंड में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मौत। अमेरिका में उच्च मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए फेडरल बैंक के कड़े कदमों की चिंताओं के बीच अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर ले जा सकती है। फ्रेंच ओपन टेनिस में राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच आज सिंगल्स के दूसरे दौर में खेलेंगे। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबला बारिश से बाधित। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं अतहर सईद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20वें वार्षिक समारोह स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री हैदराबाद और मोहाली के छात्रों को संबोधित करेंगे और अकादमिक उत्कृष्टता के लिए पदक प्रदान करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर 900 से अधिक आईएसबी छात्रों में बहुत ही उत्साह देखा जा रहा है। समारोह में प्रधानमंत्री कुछ ऐसे शिक्षाविदों को पदक प्रदान करेंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री एक स्मारक पट्टिका का भी अनावरण करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक पौधा लगाने के अलावा विशेष आवरण भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने कुछ मार्गों पर यातायात प्रतिबंधों की भी घोषणा की है और क्षेत्र के आसपास स्थित निजी सार्वजनिक कार्यालयों को अपने काम के समय को कम करने और असुविधा से बचने के लिए घर से ही काम करने की सलाह दी है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम चेन्नई में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट में बने 1152 आवासों का भी उद्घाटन करेंगे। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रेल नेटवर्क के 2 पूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें से एक परियोजना तीसरी बड़ी लाइन होगी जो ताम्बरम को चंगलपट्टू से जोड़ेगी। इस पर 590 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 75 किलोमीटर लंबी मदुरई थेनी बड़ी लाइन है जो 500 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। इससे इस क्षेत्र में रहने वालों के लिए आवाजाही में सहूलियत होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री चेन्नई में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने 1152 मकानों का भी उद्घाटन करेंगे। वे 262 किलोमीटर लंबे चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस वे की भी आधारशिला रखेंगे। इस पर 14,870 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 21 किलोमीटर लंबी 4 लेन वाली डबल डेकर एलिवेटेड सड़क 5,850 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। ये सड़क चेन्नई बंदरगाह को मदुरावायल से जोड़ेगी। चेन्नई एगमोर, रामेश्वरम, मदुरई, कटपाडी और कन्याकुमारी स्थित 5 रेलवे स्टेशनों का भी पुनर्विकास किया जाएगा। इस पर 1,800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। केंद्र ने प्रतिवर्ष 20 लाख मीट्रिक टन कच्चा सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। सीमा शुल्क तथा कृषि बुनियादी ढांचा और विकास उपकर की शून्य दर पर आयात की अनुमति 2 साल तक जारी रहेगी। आज से प्रभावी हो रही इस छूट से उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया कि शुल्क मुक्त आयात वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए लागू होगा। इस रियायत से तेल की घरेलू कीमतें कम करने और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार ने चीनी की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी के निर्यात की सीमा तय करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि इस मौसम में भारत से चीनी का निर्यात रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर नवंबर में त्योहार के मौसम में चीनी की खपत में वृद्धि के मद्देनजर इसकी घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने का समय आ गया है। खाद्य सचिव ने कहा कि चीनी के निर्यात की सीमा तय करने का फैसला चीनी की वैश्विक मांग बढ़ने की आशंका के मद्देनजर लिया गया। श्री पांडेय ने कहा कि इस सीमा को प्रतिबंध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आपकी कैपेसिटी है एक्सपोर्ट करने के, उसके ज्यादा भी एक्सपोर्ट हो और आपकी डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी कम हो जाए, क्योंकि आपका वो लीन सीजन होता है, उस समय शुगर मार्केट में नहीं होती है अगर पिछले सीजन की शुगर आपने नहीं बचा के रखी है। तो ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है उसमें क्रशिंग शुरुआत होती है, वो मार्केट में आते आते दिसंबर एंड शुगर को हो जाता है। तो उस 2.5 महीने के लिए आपके पास हर साल किसी भी देश में जिसकी भी स्ट्रेटेजी होती है उसके पास उस लीन सीजन के लिए स्टॉक होना चाहिए। इससे पहले केंद्र ने 1 करोड़ मीट्रिक टन तक चीनी के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया था। निर्यात की ये सीमा 1 जून से 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मलिक को इससे पहले गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और आतंकियों को धन मुहैया कराने सहित कई मामलों में दोषी ठहराया गया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने दिल्ली की अदालत से मलिक के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। जांच एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह को बताया कि मलिक कश्मीरी लोगों के पलायन के लिए जिम्मेदार है। अदालत द्वारा नियुक्त वकील ने मलिक के लिए कम से कम सजा या आजीवन कारावास की मांग की थी। न्यायाधीश ने कहा कि मलिक पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए इस बारे में और विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल की बिजली की स्थिति से उबरने के लिए बिजली संयंत्रों को पूरा करने में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। श्री मोदी ने आज झारखंड की 2 प्रमुख बिजली उत्पादन परियोजनाओं की प्रगति पर आयोजित आंतरिक समीक्षा बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि 2 प्रमुख बिजली उत्पादन परियोजनाओं पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और चतरा जिले में एनटीपीसी के उत्तरी करणपुरा ताप विद्युत संयंत्र की प्रगति की नियमित निगरानी की जा रही है। समीक्षा बैठक में एनटीपीसी और ऊर्जा विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने सभी मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को ऊर्जा संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित करने को कहा है। ये संचालन समितियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में काम करेंगी। श्री सिंह ने कहा कि सबसे अधिक ऊर्जा दक्ष रूप से सतत विकास पर राज्य विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर की गई अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का एकमात्र साधन ऊर्जा संरक्षण है। आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों ने पहले ही ऐसी समितियों का गठन कर लिया है। श्री सिंह ने राज्यों से कृषि क्षेत्र में डीजल के उपयोग को सीमित करके वर्ष 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल उपयोग के स्तर को 0 करने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया है। ये मामला वर्ष 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने संबंधी घोटाले से जुड़ा हुआ है। कार्ति के पिता पी चिदम्बरम उस समय गृह मंत्री थे। संघीय जांच एजेंसी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की धारा के अंतर्गत ये मामला दर्ज किया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल को समर्थन देने का फैसला किया है। श्री सिब्बल ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद रामगोपाल यादव की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 11 सीटें हैं। श्री सिब्बल ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद कांग्रेस से इस्तीफे की घोषणा की। वे समाजवादी पार्टी के समर्थन से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने 16 मई को पार्टी को अपना इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि संपूर्ण विश्व देश के युवाओं को आशा भरी नजरों से देखता है तथा उनकी ऊर्जा और विश्वास भी नए भारत के निर्माण का आधार हैं।
जयपुर में युवा उद्यमी संवाद में उन्होंने युवाओं से देश, संसद, समाज, राजनीति और चुनौतियों के साथ आ रहे बदलाव सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। श्री बिरला ने युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें अथक परिश्रम करना होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। राष्ट्रपति कल तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। शुक्रवार को राष्ट्रपति महाराष्ट्र में पुणे में लक्ष्मीबाई दगड़ूशेठ हलवाई दत्ता मंदिर ट्रस्ट के 125वें वर्षगांठ समारोह में उपस्थित रहेंगे। शनिवार को श्री कोविंद मध्य प्रदेश में भोपाल में एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य व्यवस्था समारोह को संबोधित करेंगे और स्वास्थ्य संबंधी अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का भी राष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए आकाशवाणी लाया है एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम अभ्यास। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट आपके सवाल का जवाब देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। आपके सवालों का हम करेंगे इंतजार 25 मई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के स्नातकोत्तर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। चेन्नई में 31,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 20 लाख टन शुल्क मुक्त खाद्य तेल के आयात को मंजूरी दी। सरकार ने मूल्यों में कमी के लिए चीनी का निर्यात 1 करोड़ मीट्रिक टन तक सीमित किया। 1 जून से निर्यात के लिए विशेष अनुमति जरूरी। दिल्ली की अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी यासीन मलिक को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत उम्र कैद की सजा सुनाई। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने सभी मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों को ऊर्जा संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित करने को कहा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने श्रोताओं के बीच खबरों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के लिए आकाशवाणी समाचार की प्रशंसा की। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन में भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई। उत्तराखंड में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मौत। अमेरिका में उच्च मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए फेडरल बैंक के कड़े कदमों की चिंताओं के बीच अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर ले जा सकती है। फ्रेंच ओपन टेनिस में राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच आज सिंगल्स के दूसरे दौर में खेलेंगे और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबला वर्षा से बाधित। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि जब मीडिया जगत में विश्वास और प्रामाणिकता की बात आती है तो आकाशवाणी का समाचार नेटवर्क सबसे आगे होता है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की गई है। आकाशवाणी समाचार नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्राप्त उपलब्धि से भी इसकी पुष्टि होती है। आकाशवाणी समाचार ने हाल ही में ट्विटर पर 30 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। एक रिपोर्ट। बदलते समय के साथ आकाशवाणी समाचार ने अधिक से अधिक श्रोताओं, विशेष रूप से युवाओं तक पहुंचने के लिए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना विस्तार किया है। आकाशवाणी यूट्यूब, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कू जैसे विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समाचार प्रदान करता आ रहा है। आकाशवाणी के लिए न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप गेम चेंजर साबित हुआ है, क्योंकि इस पर 270 स्ट्रीम्स उपलब्ध है, जो न केवल भारत बल्कि 190 से अधिक देशों में सुने जाते हैं। इस ऐप पर मौजूद विविध भारती, एआईआर पंजाबी और एआईआर न्यूज जैसे स्ट्रीम्स कई देशों में बहुत लोकप्रिय हैं। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार दिल्ली के लिए मैं नवीन कुमार। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के क्रीरी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए।
श्रीनगर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि आतंकवादियों से हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। आज मॉर्निंग से हम लोग पूरे कश्मीर में बहुत जगह मल्टीपल नाका लगा रखे थे, तो केडी एरिया में जो कि गुलमर्ग के बहुत आसपास था, वहां पर पुलिस आर्मी के साथ एक चांस से इनकाउंटर हुआ, जिसमें पाकिस्तानी जैश मोहम्मद के 3 टेररिस्ट, हार्डकोर टेररिस्ट मारे गए हैं। ये टेररिस्ट पिछले 3-4 महीना से इस एरिया में एक्टिव था, इसको हम लोग ट्रैक कर रहे थे और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे एक पुलिसकर्मी साथी हमारे शहीद हो गए। हम लोग को दुख है। एक साल अभी तक में 22 पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे गए। लास्ट पूरे एक साल में 21 मारा गया था। जब तक यहाँ पाकिस्तानी टेररिस्ट रहेंगे तब तक हमारे लड़के भी एक्टिव होते रहते हैं, इसलिए हम लोग का प्रायोरिटी है कि पाकिस्तान टेररिस्ट को टॉप रेट पर न्यूट्रलाइज करते रहें। जम्मू कश्मीर के केंद्र सरकार के समाज कल्याण कार्यक्रमों और योजनाओं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना से महिलाओं को न केवल लाभ हुआ है बल्कि वे सशक्त भी हुई हैं। कुपवाड़ा जिले की मनरेगा लाभार्थी आयशा बेगम ने बताया कि उनके गांव में पीने का पानी नहीं था। उसने एक कुआं बनवाया जो लोगों को घरेलू जरूरतों, सिंचाई और कृषि के लिए पानी उपलब्ध करा रहा है। मैं आशा बेगम हयामा जुगत्याल से बोल रही हूँ। मुझे नरेगा का काम भी मैंने एक लगाया है मकान के पास और 14 FC का भी एक बांध लगाया है। कुआं एक मैंने बनाया है। घर में मैं खुद ये काम कर रही हूँ और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको परवरिश में खुद कर रही हूँ। हमें कुएं से ये फायदा हुआ क्या, हमें वहाँ थोड़ी खेती बाड़ी भी थी सब्जी बनाने के लिए, तो उसको भी पानी लगा रहे हैं और पीने के लिए पानी नहीं था, वो पीने के लिए भी पानी हो गया। हमें नरेगा स्कीम तो अच्छी है जी, मजदूरी भी मिल जाती है, अपना पैसा भी मिल जाता है और थोड़ा फायदा भी हो जाता है कि काम भी मिल जाता है जी। प्रधानमंत्री ने बुनियादी क्षेत्र में कार्यरत एजेंसियों से कहा है कि वे अमृत सरोवर के अंतर्गत विकसित की जा रही जलाशयों से संलग्न परियोजनाओं के साथ भी जुड़ें। श्री मोदी ने कहा कि इससे उन्हें लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि अमृत सरोवरों की खुदाई से उपलब्ध मिट्टी और अन्य वस्तुओं को वे अन्य कार्यों में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने आज प्रगति की 40वीं बैठक की भी अध्यक्षता की। ये संस्था केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विकास संबंधी समन्वय बनाए रखती है। बैठक में 9 कार्यसूचियों की समीक्षा की गई, जिसमें 8 परियोजनाएं और 1 कार्यक्रम शामिल है। इन 8 परियोजनाओं की कुल लागत 59,900 करोड़ रुपए है। ये सभी परियोजनाएं 14 राज्यों में शुरू की जाएंगी, जिनमें झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भी शामिल हैं। उत्तराखंड में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटी गाड़ के नजदीक एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 6 पर्यटकों की मौत हो गई है। पर्यटक पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। प्रशासन ने घटनास्थल पर राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना का तीसरा संयुक्त युद्धाभ्यास बोंगो सागर बांग्लादेश के बंदरगाह मंगला पर शुरू हो गया है। इस समय बंदरगाह चरण का युद्धाभ्यास चल रहा है और समुद्री चरण का युद्धाभ्यास कल उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होगा। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच परस्पर तालमेल और संचालन कार्रवाई कौशल को विकसित करना है। भारतीय नौसेना की ओर से युद्धपोत कोरा स्वदेश में निर्मित गाइडेड मिसाइल के साथ और स्वदेश निर्मित गश्ती जहाज सुमेधा भाग ले रहे हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 53,749 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 16,026 पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 77 रुपए 53 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 50,965 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। चांदी 61,350 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $114.75 प्रति बैरल के आसपास रहीं। अमेरिका में उच्च मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए फेडरल बैंक के कड़े कदमों की चिंताओं के बीच अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर ले जा सकती है। अमेरिका में S&P 500 और नैस्डैक इंडेक्स में कल गिरावट दर्ज की गई। S&P 500 में 0.8% और नैस्डैक कंपोजिट में 2.4% की गिरावट आई। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग
भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज हम स्वाधीनता सेनानी सरदार सिंह रावजी राणा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 25 मई 1857 को हुआ था। रावजी राणा पेरिस इंडियन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य और इंडियन होम रूल सोसाइटी के उपाध्यक्ष थे। रावजी राणा का जन्म 10 अप्रैल 1870 को गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। हाई स्कूल के दौरान महात्मा गांधी के सहपाठी रावजी राणा ने पुणे के फर्गुसन कॉलेज में पढ़ाई की, जहां वे लोकमान्य तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संपर्क में आए। वो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए तब प्रेरित हुए जब उन्होंने 1895 में पुणे में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में स्वयं सेवा की। लंदन में कानून की पढ़ाई के दौरान रावजी राणा श्यामजी कृष्ण वर्मा और भीकाजी कामा के संपर्क में आए। उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना में भी सहायता की। 1899 में रावजी राणा पेरिस चले गए और वहां लाला लाजपत राय सहित भारतीय राष्ट्रवादी राजनेताओं के संपर्क में आए। 1905 में राणा इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य बने। मुंशी शाह बुजोरजी गोदरेज और भीकाजी कामा के साथ मिलकर उन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। राणा ने दिसंबर 1905 में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के अंक में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और अकबर के नाम पर भारतीय विद्यार्थियों के लिए 2-2 हजार रुपए की 3 छात्रवृत्तियों की घोषणा की। रावजी राणा ने कई तरह से भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान किया। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में कर्जन वाइली की हत्या के लिए रावजी की ही पिस्तौल का उपयोग किया था। राणा ने प्रतिबंधित पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्रकाशित करने के लिए विनायक दामोदर सावरकर की भी सहायता की थी। लाला लाजपत राय ने 5 वर्ष तक उनके घर में रहने के दौरान ही अपनी पुस्तक अनहैप्पी इंडिया लिखी थी। रावजी राणा ने मॉस्को में बम बनाने के प्रशिक्षण में सेनापति बापट की सहायता की थी। उन्होंने जर्मन रेडियो पर श्रोताओं को संबोधित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस की भी सहायता की थी। रावजी राणा ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भी सहयोग किया। रावजी राणा ने फ्रांसीसी और रूसी सोशलिस्ट आंदोलनों के साथ भी निकट संपर्क बना लिए थे। वे भीकाजी कामा के साथ 18 अगस्त 1907 को स्टटगार्ट में दूसरी सोशलिस्ट कांग्रेस में भी शामिल हुए थे, जहां कामा ने फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस प्रस्तुत किया था। राणा पेरिस से प्रकाशित वंदे मातरम और बर्लिन से प्रकाशित द तलवार में नियमित रूप से लिखते थे, जो चोरी छिपे भारत भी भेजे जाते थे। राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण फ्रांस की सरकार ने 1911 में राणा को निष्कासित कर दिया। फ्रांस की सत्ता के दबाव में पेरिस इंडियन सोसाइटी की गतिविधियों पर भी रोक लगानी पड़ी और आखिरकार 1914 में निलंबित कर दी गई। राणा को अपने पुत्र और पत्नी के निधन का दुख सहना पड़ा और उसके बाद वो सार्वजनिक जीवन से विमुख हो गए और स्वतंत्रता के उपरांत 1948 में भारत लौट आए। गुजरात के वेरावल में 25 मई 1957 को राणा का निधन हो गया। उन्हें 1951 में फ्रांस की सरकार ने सम्मानित किया। महान राष्ट्रवादी रावजी राणा को शत-शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी काजाओ उर्फ पुखराम्बा का भी स्मरण कर रहे हैं। वो मणिपुर के कांगामोंग के निवासी थे। मणिपुर के किले पर ब्रिटिश सेना के हमले के दौरान 24 मार्च 1891 को काजाओ ने ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट ग्रिम वुड की हत्या कर दी थी। अंग्रेजों ने काजाओ को गिरफ्तार कर लिया और 25 मई 1891 को किले के पश्चिमी द्वार पर उन्हें फांसी दे दी। शहीद काजाओ को हमारा शत-शत नमन। ओला
स्वतंत्रता सेनानी हिरांग खोगजा को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1891 में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। खोगजा मणिपुर के हिरांग गांव के निवासी थे। आंग्ल मणिपुर युद्ध के दौरान 25 मई 1891 को खोंगजोंग मैदान में खोगजा वीर गति को प्राप्त हुए। महान शहीद हिरांग खोगजा को नमन। और इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग लेकर फिर मिलेंगे कल एक नई कड़ी के साथ। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में भारतीय मीडिया की भूमिका की सराहना की। 17वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया ने ये सुनिश्चित किया है कि कोविड के बारे में जागरूकता, महत्वपूर्ण सरकारी दिशा निर्देश और डॉक्टरों के साथ मुफ्त परामर्श देश में सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी ने त्वरित कवरेज, जमीनी रिपोर्ट और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से कठिन समय में सार्वजनिक सेवा के अपने जनादेश को महत्वपूर्ण ढंग से निभाया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विश्व मुक्केबाजी चैंपियन निकहत जरीन के साथ एक विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। निकहत जरीन ने कहा है कि विश्व चैंपियन बनना मेरे लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ओलंपिक में भी वे अवश्य पदक जीतेंगी। जब से मैंने गोल्ड मेडल जीता है, बहुत लोगों का मैसेजेस और सारे लोग खुशी मना रहे मेरे गोल्ड मेडल को लेकर। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया था मेरे लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि उन्होंने मेरे लिए ट्वीट किया, कांग्रेचुलेट किया। और ऐसे ही आगे भी मैं बहुत मेहनत करूंगी और आगे भी ऐसे ही मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करके देश के लिए मेडल जीत कर लेकर आऊंगी और ऐसे ही अपने देशवासियों को मैं खुश करते रहूंगी। अभी आने वाले पेरिस ओलंपिक के ऊपर मेरा फोकस है, तो मेरी पूरी यही उम्मीद रहेगी कि मैं अपने देश के लिए वहां पे भी मेडल लेकर आऊं और देश का नाम रोशन करूं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में नोवाक जोकोविच का सामना एलेक्स मोल्कन से हो रहा है। राफेल नडाल और कार्लोस एलकराज भी आज अपनी चुनौती पेश करेंगे। रामकुमार रामनाथन और अमेरिका के हंटर रीस पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में सानिया मिर्जा और क्रोएशिया की इवान डोडिक की जोड़ी आज अपने अभियान की शुरुआत करेगी। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से हो रहा है। वर्षा के कारण थोड़ा विलंब हुआ है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलोर ने 3 ओवर में 1 विकेट पर 20 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने देश में अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी से राहत मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी से बातचीत में वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक RK जीनामणि ने कहा कि पिछले 3 दिन से हो रही वर्षा के कारण तापमान में कमी आई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के स्नातकोत्तर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। चेन्नई में 31,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 20 लाख टन शुल्क मुक्त खाद्य तेल के आयात को मंजूरी दी। सरकार ने मूल्यों में कमी के लिए चीनी का निर्यात 1 करोड़ मीट्रिक टन तक सीमित किया। 1 जून से निर्यात के लिए विशेष अनुमति जरूरी। दिल्ली की अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत उम्र कैद की सजा सुनाई। ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने सभी मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों को ऊर्जा संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित करने को कहा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने श्रोताओं के बीच खबरों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के लिए आकाशवाणी समाचार की प्रशंसा की। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई। उत्तराखंड में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मौत। अमेरिका में उच्च मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए फेडरल बैंक के कड़े कदमों की चिंताओं के बीच अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर ले जा सकती है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने चौथे ओवर में 1 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।